एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम दीनानाथ है, वो अपने घर पर बैठे हुए चाय के लिए रसोई की तरफ देख रहा होता है। तो उधर क्या देखता है कि उसकी बहू और उसका बेटा मस्ती से चाय पी रहे हैं और पकौड़ी भी खा रहे हैं। दीनानाथ थोड़ा दूर बैठे हुए होते हैं, टकटकी लगाकर बहू और बेटी की तरफ देख रहे होते हैं। और बहू जो होती है ससुर की तरफ देखती है, चाय की चुस्की लगाती है और पकौड़े खाती है। लेकिन दीनानाथ को चाय नहीं दी जाती है। बहू और बेटे का इस तरीके का रवैया देख करके दीनानाथ अपने रूम में चले जाते हैं और रूम में जा करके वो रोने लगते हैं। उनके रूम में जो उनकी पत्नी की तस्वीर लगी हुई होती है, उसे उठाते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं और कहते हैं, आज तुम होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। जब भी आप खाना पकाती थी, पहले मुझे खिलाया करती थी, कहती थी आप खा लो। आज इस घर में वो दशा है मेरी कि एक कप चाय के लिए मैं घर का सारा काम करता हूँ, हर चीज़ देखता हूँ, लेकिन बहू और बेटा मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखते हैं। दीनानाथ जी सोचने लगते हैं कि क्या करना चाहिए। सोच करके उन्होंने अपना फ़ोन निकाला। फ़ोन निकालने के बाद वो एक वृद्धा आश्रम में फ़ोन करते हैं, जहाँ पर पहले से ही उनका एक दोस्त रहता था। दोस्त जब फ़ोन उठाता है तो दीनानाथ जी अपने मित्र से कहते हैं कि मैं भी आ रहा हूँ जहाँ आप रह रहे हो। तो उनका मित्र जो होता है सोचने लग जाता है कि आखिरकार दीनानाथ जी तो बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इनके साथ में क्या हो गया जो वृद्धा आश्रम आना चाहते हैं। दोस्तों, पूरी स्टोरी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि 10 मिनट का समय निकालकर आप इस स्टोरी को, इस कहानी को जरूर सुनिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ दिलीप यादव। दोस्तों, दीनानाथ जी जो फ़ोन करने के बाद अपनी पत्नी की तस्वीर उठाते हैं और बैग में कपड़े रखते हैं। कपड़े रखने के बाद रूम से निकलते हैं, हाथ में उनके बैग होता है, लेकिन बेटा और बहू कोई बात नहीं करते हैं। बहू कहती है अच्छा हुआ बुढ़ा कहीं जा रहा है। लड़का भी कहता है जाने दो, और फिर दोनों चाय की चुस्की लेने लगते हैं पकौड़ी खाते हुए। लेकिन दीनानाथ ने बाहर निकलकर एक बार घर की तरफ जरूर देखा। देखने के बाद अपने दिल को मजबूत किया, दिल पर पत्थर रखा और वहां से चल पड़े। कुछ समय लगता है और कुछ समय के बाद वो वृद्धाश्रम में दाखिल हो जाते हैं। अपना नाम वहाँ रजिस्टर में लिखवाते हैं। उसके बाद जो मित्र होते हैं जिनको उन्होंने फ़ोन किया था वो मिलते हैं, दीनानाथ का हाल खबर लेते हैं। अच्छी तरीके से उन्हें वहाँ पर रखा जाता है। 2-4 दिन रुकते हैं तो उसके बाद मित्र और भी बन जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे का दुख बांटने लगते हैं। जो दीनानाथ जी होते हैं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और सबके साथ मिलजुल कर बड़े आनंद से वहाँ पर रहने लगते हैं। लेकिन जब भी उनका मन करता था तो अपनी पत्नी की वो तस्वीर निकाल करके देखते थे तो आंखों में उनके आंसू छलक आते थे। इसके बाद जब दीनानाथ को समय हो जाता है वहाँ पर रहते हुए, समय के होने के बाद वो व्यायाम भी करने लगते हैं और वो सबके साथ क्यारियों में बैठते हैं। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर साग सब्जी की व्यवस्था उसी आश्रम में थी। जो लोग अपने हाथ पैर चला लेते थे थोड़ा बहुत, यानी कि जो थोड़ा सा तंदुरुस्त थे, वो उसमें काम किया करते हैं, आपस में बातें भी करते हैं और एक दूसरे का दुख दर्द भी बांटते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरीके से कहानियाँ सुनाते हैं और वहाँ यही चर्चा होती है। दरअसल एक दिन सब लोग बैठे हुए होते हैं प्रांगण में, तब क्या देखते हैं कि गेट के सामने एक कार आकर जब रुकती है, रुकने के बाद सब लोग कहते हैं कि आज कोई अभागा फिर इस आश्रम में आने वाला है। तो क्या देखते हैं, उस कार से एक बुढ़िया निकलती है, बुढ़िया को बहू निकालती है, बेटा उसका हाथ में बैग लेता है। बैग लेने के बाद बहू और बेटा उसे बैग थमा देते हैं और कहते हैं यही है वृद्धा आश्रम, इसके अंदर चली जाओ। बुढ़िया जो होती है उस वृद्ध आश्रम के अंदर वो वहाँ से बढ़ती है और एक बार पलट कर बेटा और बहू की तरफ देखती है, लेकिन बेटा बहू गाड़ी में बैठ जाते हैं, शीशा लॉक कर देते हैं और चले जाते हैं। कार चलने के बाद ये होता है कि दोस्तों जहाँ महिला रहती थी वो महिला उधर ही चली जाती है और वहाँ रहने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे समय यूं ही गुजर जाता है। लेकिन जब वो आई थी बुढ़िया, जिसका नाम है जानकी, वो घर की याद में उन्होंने खाना नहीं खाया। लेकिन जब खाने के लिए बुलाया गया तो वो जानकी जी नहीं आई। लेकिन दीनानाथ जो होते हैं वो बहुत समझदार हैं, सोचने लगते हैं चलो देखते हैं आज बुढ़िया क्यों नहीं आई खाना खाने। तो दूसरी महिलाओं से वो पूछते हैं कि जो वृद्ध महिला जो नई नई अभी आई थी
वो खाना खाने क्यों नहीं आई है? बोले उन्हें घर की याद आती है, इसीलिए बैठी रहती हैं, रोया करती हैं। तो फिर उस महिला को बागवानी में लगा दिया जाता है, क्यारी में लगा दिया जाता है, जहाँ वो भी क्यारी में काम करेगी तो थोड़ा उनका भी मन लगेगा। तो दीनानाथ जी भी वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उन्हें देख करके जो वो जानकी जी होती हैं वो अपना घूंघट और लंबा कर लेती हैं। वो पूछते हैं लेकिन वो कुछ जवाब देने में सक्षम नहीं होती है। उसके बाद में दीनानाथ जी जो थोड़ा वो कुछ और काम करती है तो देख लेते हैं और वो पहचान लेते हैं ये तो हमारे बेटे की सास है, हमारी बहू की माँ है। तो दीनानाथ जी कहते हैं कि अगर आपने हमें देख लिया है, घूंघट कर लिया, हमने तुम्हें भी देख लिया है, तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ और जो यहाँ पर हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, जो भी है वो सब अच्छा है। मुझे मेरे बेटे ने भेज दिया, तुम्हें तुम्हारे बेटे ने भेज दिया, तो कोई बात नहीं है। अपनी समधन को समझाने लगते हैं और थोड़ा समय और व्यतीत होता है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि संतान जब पैदा होती है तो माँ बाप इतना कष्ट उठाते हैं कि एक एक निवाला खुद नहीं खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। कहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, सयाना होगा, मेरा बच्चा मुझे सुख देगा, मुझे दुख नहीं होगा और मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये हर माता पिता का इच्छा होती है। काश जब संतान ऐसी निकलती है तो माता पिता दुखी हो जाते हैं। यही सोच सोच कर बैठे हुए थे वो लोग। समय यूं ही गुजर रहा था। जानकी जी भोजन करती हैं लेकिन घर की याद उन्हें आती रहती है, लेकिन उतना नहीं करती हैं। उधर दीनानाथ जी भी जो होते हैं वो भी अपने आराम से रहते हैं, कुछ कविताएं लिखते हैं अपने घर के ऊपर। घर की कविताएं जब लिखते हैं तो उनके आंसू छलक आते हैं। जो वहाँ का कर्मचारी होता है दीनानाथ जी को समझाता है और कहता है कि आप क्यों रो रहे हो। उसी वक्त कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। मिलने का जब होता है तो ऑफिस में पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी बहू होती है, उनका बेटा होता है और उनका एक छोटा सा एक पोता होता है। उसकी उम्र 5 वर्ष की होती है। दीनानाथ जी होते हैं, बेटा बहू को देखते हैं तो फिर वहाँ से पीछे खिसक जाते हैं और बेटा बहू कहते हैं आज हम तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं, मेरे बेटे का जन्मदिन है, दावत रखी है, पार्टी होने वाली है, सब लोग आएंगे, इसीलिए हम आपको बुलाने के लिए आए हैं। तो दीनानाथ जी जो होते हैं वो समझ जाते हैं और कहने लगते हैं कौन है आप, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी बहू, मुझे आप जानते हैं, मुझे आप पहचानते हैं। मैं कदापि उस घर में नहीं जाऊंगा जहां पर अपमान हो, जहां किसी वृद्ध की समस्या का हल ना हो, जहां वृद्ध की सेवा ना हो, वृद्ध को पूछा ना जाए। दरअसल मैं तुम्हारा काम भी करता था, आप लोग चाय पीते थे और मैं चाय के लिए तड़प रहा था, भोजन के लिए तड़प रहा था। आप वही हो ना, कोई और नहीं हो। आज तुम आए हो इसलिए कि जो हमारे दोस्त आएंगे, मित्र आएंगे, वो पूछेंगे, अपना पर्दा डालने के लिए, अपनी बेइज्जती बचाने के लिए मुझे आज बुलाने आए हो, मतलब से आ गए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, हरगिज नहीं जाऊंगा। उसी वक्त उनका जो पोता होता है वो बाबा बाबा कह करके उनके गले लग जाता है और कहता है बाबा आज मेरा जन्मदिन है, दावत है, आपको चलना पड़ेगा। तो उनका कंठ गदगद हो जाता है। दोस्तों कहते हैं असल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। कहते हैं बेटा ठीक है, चलने को हम तैयार हैं, लेकिन शर्त है कि जब दावत हो जाए तो मुझे यहीं पर छोड़ देना और मैं अतिशीघ्र लौट करके यहीं आना चाहता हूँ। बोले ठीक है, यह शर्त मंजूर है। बहू बोली ये शर्त हमें भी मंजूर है, हम आपको यहीं छुड़वा देंगे। इतना कह करके कि गाड़ी में बैठाते हैं। बैठने के बाद घर चले जाते हैं। उसके बाद जब दावत होती है, सब लोग पार्टी में मिलते हैं, सब लोग वृद्ध आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, सब लोग अपनी बातें करते हैं। बातें करने में एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं और कहते हैं कि दीनानाथ जी आप बहुत दिन के बाद मिले हो, आप कहाँ रहते हो। तो बोले कहीं नहीं, मैं रिश्तेदारी में चला गया था। कुछ बातें बनाते हैं। उसके बाद सब लोग चले जाते हैं। पार्टी जब खत्म हो जाती है तो दीनानाथ जी होते हैं अपनी पत्नी की जो उनके घर में दूसरी तस्वीर लगी हुई होती है उसे हृदय से लगाते हैं और बातें करने लगते हैं। आज काश तुम होती तो पहले तो कहती थी कि भोजन कर लो, खाना खाया कि नहीं खाया, जो मेरा ख्याल रखती थी। आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, बेटा है, बहू है, ये अपने में मस्त हैं। ऐसे बातें करते करते उन्हें नींद आ जाती है। नींद आने के बाद वो सो जाते हैं।
सवेरा जब होता है तो वो क्या देखते हैं, जब जागते हैं तो क्या देखते हैं, उनकी बहू होती है वो द्वार पर गाड़ी लिए खड़ी है। कहती है पिताजी चलो आओ गाड़ी में बैठो, तुम्हें जो मैंने कहा था वृद्धा आश्रम तक छोड़ देते हैं। लेकिन दीनानाथ जी कुछ नहीं बोले। कहते हैं ठीक है, आज हमें इन्हें वो चीज़ दिखानी है जो आज तक इन्होंने जीवन में नहीं देखी होगी। इन्हें सरप्राइज देना है मुझे चल करके। आज से ये वृद्धा आश्रम का नाम ही लेना भूल जाएंगे। गाड़ी में बैठते हैं, एक नज़र घर को फिर देखते हैं, लेकिन बेटा बहू ये नहीं कहते पिताजी जो हुआ सो हुआ। एक बार ये भी नहीं कहते कि मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी, यहीं रुक जाओ, यहीं रह लो। सब कहते हैं गाड़ी में बैठाओ। गाड़ी में बैठाया और वृद्धा आश्रम लेकर पहुंच जाते हैं। उसके बाद गाड़ी से उतरते हैं, जब चलते हैं बेटा बहू बैठने वाले होते हैं, तभी दीनानाथ जी आवाज़ लगाते हैं, बेटा बहू इधर आओ, आपको एक चीज़ दिखानी है जो आपने नहीं देखी होगी, फिर आप चले जाना। बेटा और बहू आते हैं, वहाँ पहुँचते हैं जहाँ जानकी जी थी। उसी जगह उन्हें बुलाया जाता है और जैसे जानकी जी आती हैं, अपनी बेटी को, अपने दामाद को देखती हैं और जैसे ही लड़के ने अपनी सास को देखा तो वो खड़ा का खड़ा रह जाता है। ये क्या हुआ हमारी सास जी यहाँ पर? और जैसे ही उनकी बेटी ने देखा तो भाग करके माँ के हृदय से लग जाती है, गले से लग जाती है। माँ तुम? अरे मुझे तो किसी ने फ़ोन करके भी नहीं बताया कि आप यहाँ हो। भैया भाभी से मैंने पूछा था तो भाभी कहने लगी माँ तीर्थ करने गई हैं, कुछ समय के बाद लौट आएंगी। भाभी से तो हमारी रोजाना बात होती है, लेकिन भाभी ने कभी नहीं कहा कि माँ को वृद्धा आश्रम छोड़कर आई। मेरे भैया और भाभी इतने नालायक हैं जो आपको वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया और खुद घर में रह रहे हैं। माँ मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। लेकिन जानकी जी कहने लगते हैं तू हमारी बेटी कहलाने लायक नहीं है, दूर खड़ी हो जा। तूने कैसे हमसे कहा कि तुम यहाँ पर हो? तुझमें और तेरी भाभी में कोई अंतर नहीं है। तूने अपने ससुर को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और मेरी बहू ने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तू कह रही कि भैया भाभी गलत है, पहले तू गलत है। अगर हमारी दोनों संतानें ठीक होती तो आज वृद्धा आश्रम की नौबत नहीं आती। जब ये बात कही तो उनकी बेटी की शर्म से आंखें झुक गईं। कहा माँ चलो। जानकी जी बोली नहीं, अब हम घर नहीं जाएंगे। और इधर जो दीनानाथ जी भी हैं वो भी कहने लगते हैं कि हम दोनों में से एक भी घर नहीं जाएगा, यहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ सुकून मिलता है, ज़िंदगी में आराम मिलता है और जहाँ ज़िंदगी में सुकून मिले, आराम मिले, वहीं रहना चाहिए। अब वो लड़की माँ के गले से लग जाती है माँ और रोने लगती है। कहती है माँ एक बार मेरे साथ चलो, हम आपकी सेवा करेंगे। तो उसकी माँ कहती है बेटी तू बहुत नालायक है। ये जो आज मेरे लिए आंसू बहा रही है, जब तू अपने ससुर की सेवा नहीं कर पाई, वृद्धा आश्रम छोड़कर चली गई और फिर दोबारा चली जा रही हो, फिर जब दोबारा छोड़ने आ गई, तेरे भैया भाभी ने मुझे यहाँ कर दिया तो उन्हें गलत ठहरा रही है। सबसे पहले तू गलत है, इसलिए अब हम नहीं जाएंगे। दीनानाथ कहने लगे जानकी जी आप जाना चाहो तो चली जाओ, लेकिन अब हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाले, यहाँ से नहीं जाएंगे। दोस्तों दोनों में से एक भी नहीं जाते हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मतलब यह है कि बेटा बहू जो भी होते हैं, अगर ऐसा ना हो तो आज घर ना टूटे। लेकिन माता पिता अगर बच्चे को नहीं चाहते तो बच्चे का बचपन में ही गला दबा करके मार देते हैं। देखते रहे उसका चेहरा, उसके चेहरे की तरफ। बड़ा होगा बेटा, सयाना होगा, हमारी समाज में इज्जत बनेगी। लेकिन वही जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि अपने बुज़ुर्ग हैं, अगर अपने बुज़ुर्ग की आपने सेवा की है, अपने बुज़ुर्गों की अगर आपने हर बात सुनी है तो तुम्हें सुनने वाला तैयार होगा। अगर तुमने अपने बुज़ुर्गों की बात नहीं सुनी, नहीं मानी, तो तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं होगा। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर आप लोगों को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो होते हैं उनके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और उन्हें वृद्धा आश्रम में ही डाल दिया जाता है। एक दिन वो भी बूढ़े होंगे तो उनकी भी संतान ऐसा ही करेंगी उनके साथ, उन्हें भी वृद्धा आश्रम ही देखना पड़ेगा। एक वृद्धा आश्रम में एक बार मैं गया था, वहीं पर एक लड़का अपनी माँ से मिलने के लिए आता है और वो अपनी माँ से कह रहा था माँ तुम्हें यहाँ गर्मी तो नहीं लगती है वृद्धा आश्रम में? तो उसकी माँ क्या कहती है, गर्मी तो लगती है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना, यहाँ पंखा या एसी लगवा देना,
बोला क्यों माँ? तो उसकी माँ कहती है क्योंकि आज हम यहाँ पर आए हैं, ये तो तुम्हारे घर की परंपरा है, तो कल बेटा तुम भी यहीं पर इसी जगह पर आना है तुम्हें भी, इसीलिए पंखा का खुद इंतजाम कर लेना। दोस्तों, उस वृद्ध माँ की जब मैंने ये बात सुनी तो मैं मजबूर हो गया इस कहानी को लिखने के लिए। माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है इस संसार में। बस मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।